पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम लाभकारी जानकारियां लेकर हाजिर होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में। फूलगोभी की फसल में लगने वाले विभिन्न कीट एवं रोगों के नियंत्रण पर जानकारी। अधिक दुग्ध उत्पादन प्राप्त करने हेतु दुधारू पशुओं के आहार प्रबंधन पर जानकारी। अच्छे उत्पादन हेतु रबी मक्का की वैज्ञानिक बुआई विधि पर जानकारी। फूलगोभी की खेती हमारे प्रदेश में व्यापक क्षेत्र में देखने को मिलती है। अतः हमारे जो भी किसान भाई इस समय इसकी खेती कर रहे हैं, उनकी फसल में इस समय कुछ कीट और रोगों का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। ऐसी ही समस्या से ग्रसित एक कृषक की गोभी की फसल है, जो इनके नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। सर, मेरा नाम अरुण है, मैं बधाइयों का रहने वाला हूँ। सर, ये उजानी कस्बा लगता है बधाइयों के पास में। इसमें सर हम जैसे दुकान पे से दवाई लेके आते हैं तो सर उनसे हम जैसे फ़ायदा भी नहीं होता, बल्कि हमारी फसल और बेकार हो जाती है। तो इस प्रकार से सर हम कोई ऐसी मान लो दवाई हम लोगों को नहीं मिल पाती है जो कि हमारी दवाई मान लो अच्छी लग पाए खेतों में और हमारी फसल सुरक्षित रह पाए। और लगभग ये सर मैं 5 एकड़ में ये मेरी ये गोभी, ये सर इससे मुझे मान लो मैं दवाइयाँ लगाता हूँ, मैं दवाई कोई लाभ नहीं मिलता है इससे मेरे को, और ये सर खराब होती जाती है। तो इन कीट एवं रोगों से बचाव हेतु कौन कौन से उपायों को अपनाया जाए, इस विषय पर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र उजानी बदायूं के डॉक्टर संजय कुमार। किसान भाइयों, गोभी की फसल आपके खेतों में इस समय खड़ी हुई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गोभी में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इसमें जो कीट लगते हैं, कीट प्रमुख हैं। तो कीट में जो प्रमुख कीट लगता है, इसे तंबाकू की सूंडी के नाम से जानते हैं। ये तंबाकू की सूंडी बहुत अच्छी स्वभाव की होती है और ये प्रारंभिक अवस्था में पत्ती के नीचे गुच्छे में अंडे देती है। इसकी जो तितली है या जो सलब है, गुच्छे में अंडे देती है। अंडे फूटने के बाद छोटी जो सूंडियाँ हैं एक ही जगह पे एक ही पत्ते में इकट्ठा होकर झुंड में खाती हैं और ये इसका पर्णहारी खा के खुरच के नष्ट कर देती हैं, जिसके कारण जो पत्ती है, पत्ती सफ़ेद रंग की कागज़ की भांति हो जाती है। इसमें पर्णहारी में खत्म हो चुका होता है और बाद वाली अवस्था में इसकी जो सूंडियाँ हैं एक खेत से दूसरे खेत, एक पौधे से दूसरे पौधे में पहुँच जाती हैं, जिससे बड़े बड़े छेद कर देती हैं और पूरी संपूर्ण पत्ती को खा के नष्ट कर देती है। ये काफ़ी नुकसान पहुँचाने वाली सूंडी है। इसके प्रबंधन के लिए किसान भाई अपने खेतों में एक तो फसल चक्र नहीं अपनाते हैं। फसल चक्र अपनाने से एक फसल के कीट दूसरे फसल में नहीं लगते हैं, जिससे हमारी मुख्य फसल बच जाती है। किसान भाइयों को कुछ अंतराल के बाद फसल चक्र अपनाना चाहिए। साथ ही ग्रीष्मकालीन जुताई करनी चाहिए। ग्रीष्मकालीन जुताई से भी जो कीट की अवस्थाएं ज़मीन में पड़ी हैं वो सूख के नष्ट हो जाती हैं या परभक्षी चिड़ियों द्वारा खाकर नष्ट कर दी जाती हैं। इसके साथ ही हम रासायनिक कीटनाशी की बात करें तो इसमें इंडोक्साकार्ब नाम का कीटनाशी है। इसकी 500 मिलीलीटर मात्रा 500 लीटर पानी में घोल बना के प्रति हेक्टेयर से प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही जो दूसरा कीट लगता है, जिसे हम हीरक पीट पतंगा या डायमंड बैक मोथ के नाम से जानते हैं, इसकी जो सूंडियाँ होती हैं हल्के पीले रंग की 2 सेंटीमीटर आकार की होती हैं। प्रारंभिक अवस्था में ये भी सूंडी भी पत्ती पे छोटे छोटे छेद कर देती है, उसका हरा भाग क्लोरोफिल खा लेती है। अब बाद वाली अवस्था में संपूर्ण पत्ती में गोल गोल छेद करके उसको नष्ट कर देती है। फलस्वरूप जो फूल बनता है, फूल छोटे आकार का बनता है और कई बार इसके फूल को भी नुकसान कर देती हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए ये कीटनाशी इंडोक्साकार्ब नाम का जो कीटनाशी बताया है, ये भी काफ़ी प्रभावी है। 500 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही जो इसका
कोडेसिया प्लोटेली नाम से एक जो इसका मित्र कीट है उसका प्रयोग करके हम अपनी फसल को इस कीट से बचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे एक और जो कीट लगता है जिसे माहू के नाम से जानते हैं, ये माहू कीट छोटे कोमल आकार का कीट होता है और ये संख्या में होते हैं। पत्ती से निचली सतह से रस चूसते हैं, रस चूसने के कारण पत्तियां मुरझाना शुरू हो जाती हैं और जो फल बनता है छोटा बनता है, हल्का पीलापन लिए होता है। मुरझाने के कारण पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। साथ ही एक तरह की कजली फफूंदी मीठा रस मधुर रस उत्सर्जित करता है, स्रावित करता है, जिसके कारण काली फफूंदी भी उग जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है और हमारी जो फसल है उसमें उत्पादन तथा उत्पादकता काफ़ी कम हो जाती है। इसके प्रबंधन के लिए इमिडाक्लोपिड नाम का कीटनाशी है। इसकी 100 मिलीलीटर मात्रा को प्रति हेक्टेयर दर से प्रयोग कर सकते हैं। साथ में रोगोर के नाम से कीटनाशी है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। 200 मिलीलीटर मात्रा प्रति 100 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करेंगे तो इस फसल को माहू नामक कीट से आसानी से प्रबंधित कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें रोगों की, तो रोगों में इसमें जो मुख्य रोग लगता है जिसे हम अल्टरनेरिया अंगमारी या अल्टरनेरिया ब्लाइट के नाम से जानते हैं, ये पत्तियों पे लगने वाला रोग है। ये पत्तियों पे फफूंदजनित रोग है। इसमें छोटे छोटे भूरे रंग के प्रारंभिक अवस्था में गोल गोल धब्बे बनते हैं, चिट्टियाँ बन जाती हैं। बाद में ये धब्बा काफ़ी बड़ा आकार ले लेता है, अब संपूर्ण पत्ती इसमें गल जाती है, सड़ जाती है। ये काफ़ी नुकसान पहुँचाने वाला रोग है। इसके प्रबंधन के लिए मैनकोजेब नाम का फफूंदनाशी इसकी 1.25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर से प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा रीडोमिल नाम का एक फफूंदनाशी है, इसमें मेटाबेलेक्सिल 8% तथा 64% मैनकोजेब नाम का फफूंदनाशी होता है, उसका मिश्रण होता है। इसका 1.25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर से प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाई यदि इस तरह से अपनी फसल गोभी फसल को प्रबंधित करेंगे तो हम अपनी फसलों को कीट एवं व्याधियों से बचा सकते हैं तथा अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। अधिक दुग्ध उत्पादन प्राप्त करने हेतु दुधारू पशुओं के आहार प्रबंधन पर जानकारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में और बढ़ते हैं चलिए अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन कर रहे हैं, अतः इन पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन प्राप्त करने हेतु इन्हें कब और कितनी मात्रा में आहार दिया जाए, इस विषय पर जानकारी हेतु हमारे संवाददाता ने संपर्क किया गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के डॉक्टर AK सिंह से। सबसे पहली बात है, अगर दूध के लिए पशु रखने हैं तो अच्छी नस्ल के पशु रखने चाहिए। और उसमें अगर यहाँ पर देखेंगे, हमारे यहाँ पे पंतनगर में नगला पे जो डेयरी है, यहाँ पर हमारे पास में 3 तरह के पशु हैं। साहिवाल है, संकर जाति की है और मुर्रा भैंसें हैं। इसमें किसान भाइयों को अगर दूध उत्पादन के लिए अधिक दूध लेना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, तो संकर जाति की जो हॉल्स्टीन फ्रीजियन की जो गाय है उनको पालें और उनका खिलाने पिलाने का भी ध्यान रखें, क्योंकि उनकी देखभाल अच्छी करेंगे, खिलाना पिलाना ठीक करेंगे, तभी जाके उनसे दूध का उत्पादन सही तरह से हो पाएगा। इस संबंध में मैं किसान भाइयों को बतलाना चाहूँगा कि पशुओं को हरा चारा जितना उपलब्ध हो सकता है वो दें, जिस सीज़न में सीज़न के अनुसार जो है, क्योंकि चारे की उपलब्धता बदलती रहती है, तो उस अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए हरा चारा जितना भी उपलब्ध है उनके पास में वो दें और उसके साथ में राति मिश्रण दें, कंसंट्रेट मिक्सचर जिसे हम बोलते हैं। क्योंकि पशुओं को खिलाने के लिए 2 चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, उनके रखरखाव के लिए और उत्पादन के हिसाब से। तो इसके लिए मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर किसान भाई अपने घर पे ही जो है राति मिश्रण बनाना चाहते हैं तो 1/3 उसमें जो है कोई भी अनाज जो उपलब्ध हैं, सस्ते में उपलब्ध हैं, वो लें। 1/3 खली जो उनके क्षेत्र में उपलब्ध है और 1/3 चोकर लें। और इनको 1/3 लेने के बाद में इसमें 2% खनिज मिश्रण और 1% नमक मिलाएं। वो आजकल जो है इस चीज़ को मिलाना बहुत ही आवश्यक है संतुलित आहार बनाने के लिए। इस संतुलित आहार को आप अपने पशु को खिलाइए और जैसे दूध का उत्पादन जिस तरह से होता है उस हिसाब से राति मिश्रण दिया जाता है। इसके लिए मैं बतला देता हूँ किसान भाइयों को कि 3 किलो दूध पे 1 किलो राति मिश्रण दें और इसी हिसाब से, और 1 किलो जो है उनको जो है उसके रख रखाव के लिए दें। अगर इस तरह से खिलाना पिलाना अपनाएंगे तो उनका दूध का उत्पादन बड़ा अच्छा रहेगा। और गाभिन पशु के लिए भी मैं बतलाना चाहूँगा कि जब पशु गाभिन होता है, आखिर के 3 महीने में विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है
जिसमें कि लगभग 2 किलो राती मिश्रण चारे के साथ में खिलाना चाहिए। उससे पशु जो है स्वस्थ रहेंगे। गाभिन अवस्था में भी उनका जो है अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी वृद्धि होगी और बाद में सबसे बड़ी बात है कि उसका दूध का उत्पादन ब्याने के बाद में बहुत अच्छा रहेगा। अब प्रबंधन में गाय को सबसे बड़ी बात यह आती है कि जब गाय दूध दे रही होती है और गाभिन भी है, कई बार ये देखा गया है किसान भाई उसका दूध निकालते रहते हैं और वो 7 महीने 8 महीने की गाभिन होती है, उसके बाद भी उसको ड्राई नहीं करते हैं। तो ड्राई करना बहुत ही आवश्यक है। उसमें होता क्या है, किसान भाई कुछ लालच कर जाते हैं कि दूध तो दे रही है तो उसका दूध बंद नहीं करते हैं। दूध उसको ड्राई करना पशु को बहुत ही आवश्यक है, लगभग ब्याने से 1.5-2 महीने पहले। अन्यथा क्या होता है कि ब्याने के बाद में उनका दूध का उत्पादन जो लगता है किसान भाइयों को कि पिछली बार इतना दिया था और अगली बार नहीं दिया था, उनका अनुभव भी होगा, तो वो दूध उतना नहीं होता ब्याने के बाद में और उसके बाद में काफ़ी कोशिश करने के बाद में दूध की वृद्धि नहीं हो पाती। इसलिए गाभिन अवस्था में ही उनको ड्राई करना चाहिए। जब वो 1.5-2 महीने उनके ब्याने का समय रह जाता है, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ पर एक बहुत छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। अच्छे उत्पादन हेतु रबी मक्का की वैज्ञानिक बुआई विधि पर जानकारी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं और चलिए अब अगली कड़ी की ओर रुख करते हैं। हमारे जिन भी किसान भाइयों के पास सिंचाई जल की पर्याप्त व्यवस्था है, वो रबी मौसम में मक्का की बुआई करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। बस जरूरत है कि इसकी बुआई वैज्ञानिक प्रबंधनों को ध्यान में रखकर की जाए। तो किसान भाइयों, बुआई के समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं कृषि समन्वयक हरि किशोर मंडल से। परिवर्तन के हिसाब से पहले जो हम लोग खेती करते थे तो 15 अक्टूबर के बाद इसकी बुआई कर देते थे और अच्छा उत्पादन प्राप्त हो जाता था। लेकिन वायुमंडल परिवर्तन के कारण ऐसा हो रहा है, 2-3 साल से देखा जा रहा है कि जहाँ अगर पूर्व में हम इसकी मक्के की बुआई करते हैं तो जो हमको उत्पादन होना चाहिए वो उत्पादन नहीं होता है और 25 से 50% तक अगर अधिक पर्याप्त मात्रा में ठंडी पड़ जाती है तो जो भुट्टा होता है वह भोड़ा हो जाता है, उसमें पर्याप्त मात्रा में दाना नहीं बनता है। इसलिए किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए ज़मीन को एक मिट्टी पलटने वाले हल से करें और 2-3 जुताई आप देसी हल से इसकी जुताई करें। जुताई से 15 से 20 दिन पूर्व खेतों में 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से कंपोस्ट का खेतों में छिड़काव करके अंतिम जुताई के समय अच्छी तरह खेतों में मिला दें। किसान भाइयों, इसमें जो उर्वरक की मात्रा की आवश्यकता होती है 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 75 केजी फास्फोरस एवं 60 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा, नाइट्रोजन की आधी मात्रा अंतिम जुताई के समय खेतों में अच्छी तरह से छिड़क कर मिला दें और एकदम ज़मीन को समतल कर लें। इसमें प्रभेदों का जो चयन करना है, इसमें जो क्वालिटी प्रोटीन के नाम से मशहूर है शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, शक्तिमान 3, शक्तिमान 4, इन सब किस्मों का चयन निश्चित रूप से करें। किसान भाइयों, 1 हेक्टेयर के लिए 20 केजी बीज की आवश्यकता होती है। उसके बाद निश्चित रूप से आप बीज का उपचार करें। 2 ग्राम बेबिस्टिन से प्रति किलो के दर से इसको उपचारित कर लें। और इसके बाद आप जो पौधे से पौधे की दूरी होती है 20 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी आप 50 से 60 सेंटीमीटर रखते हुए इसके एक बीज के को खेतों में लगाएं। किसान भाइयों, इसमें देखा जाता है कि कटवा पिल्लू के द्वारा छोटे छोटे जब आपका
7-8 सेंटीमीटर का पौधा होता है उस समय काट देता है। तो बुआई के पूर्व ही 25 केजी बालू या राख में क्लोरपोरिफास 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के समय अगर मिला देते हैं तो जितने भी मिट्टी जनित कीड़े हैं वह आपको आपके पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। खरपतवार आप सभी जानते हैं कि खरपतवार हमारे उत्पादन में को काफी कम कर देता है। इससे खरपतवार के नियंत्रण के लिए आप एट्राजीन 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से 72 घंटे पूर्व निश्चित रूप से आप मिट्टी में इसका छिड़काव कर दें, जिससे खेतों में खरपतवार कम हो जाती है। 20 से 25 दिन के बाद एक कुड़ाई कर दें। तो अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जाफराबाद बरेली के श्यामल तिवारी ने। आपने किसानों के लिए चल रही सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा मुख्य रूप से 3 योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख है राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जिसे हम एकीकृत विकास बागवानी मिशन भी कहते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं राष्ट्रीय औषधीय पौध मिशन उद्यान विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिनका संचालन जनपदों में किया जाता है। हम बात करें राष्ट्रीय औषधीय पौध मिशन की, तो जनपद को तुलसी और सतावर के लक्ष्य प्रदान किए गए हैं, जिसमें तुलसी 30 हेक्टेयर का लक्ष्य जनपद के लिए रखा गया है। वह सतावर की खेती के लिए 20 हेक्टेयर का लक्ष्य जनपद बरेली को आवंटित किया गया है। हम बात करें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की, तो इस योजना के तहत 2 वर्गों में सब्जी खेती को बांटा गया है, जिसमें मुख्य रूप से पत्ता गोभी की खेती और कुकर बिट्स, जो लता वाली बेल वाली सब्जियां हैं, उनकी खेती पर लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। पत्ता गोभी की खेती के लिए 8 हेक्टेयर का लक्ष्य आवंटित किया गया है और बेल वाली सब्जियों के लिए 10 हेक्टेयर का लक्ष्य आवंटित किया गया है। राष्ट्रीय बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से उद्यान रोपण के लिए 25 हेक्टेयर आम उद्यान रोपण का लक्ष्य सामान्य कृषकों के लिए निर्धारित किया गया है और 5 हेक्टेयर अनुसूचित जाति के कृषकों के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा अमरूद के लिए 25 हेक्टेयर सामान्य कृषकों के लिए और 5 हेक्टेयर अनुसूचित जाति के कृषकों के लिए लक्ष्य आवंटित है। यदि हम फूलों की खेती की बात करें तो कृषक भाई कम समय में अधिक लाभ कमा सकते हैं। विशेषकर उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तकनीकी का प्रयोग ठीक प्रकार से किया जाए। इसके अलावा विभाग द्वारा संरक्षित खेती पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे कि किसान जो बदलते मौसम और अपना सर्दी और गर्मी इनके प्रकोप से बचते हुए बेमौसमी सब्जी और फूल उत्पादन के लिए किसान भाई ग्रीन हाउस और पॉली हाउस का उपयोग करके अधिक लाभ कमा सकते हैं। इसके लिए जनपद बरेली के लिए 2 सामान्य कृषकों के लिए ग्रीन हाउस और 1 अनुसूचित जाति के कृषकों के लिए ग्रीन हाउस का लक्ष्य आवंटित किया गया है। पॉली हाउस में भी खेती को बढ़ावा देने के लिए सब्जियों हेतु 1 हेक्टेयर अनुसूचित जाति और 1 हेक्टेयर सामान्य जाति के कृषकों के लिए पॉली हाउस का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं फूलों जैसे जरबेरा आदि की खेती के लिए 1-1 हेक्टेयर सामान्य और अनुसूचित जाति के कृषकों के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं केंचुआ खाद पर विशेष बल दिया जा रहा है। केंचुए हमारी भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, भूमि की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। इसी वजह से केंचुए द्वारा निर्मित की गई खाद को पौधों में डाला जाता है और उद्यान की फसलों के लिए वर्मी कंपोस्ट का विशेष योगदान रहता है।
यह उत्पादन बढ़ाती है और भूमि की सेहत पर अच्छा प्रभाव डालती है, जिससे कि भूमि जो केमिकल्स के उपयोग से बेकार होती जा रही है वह उपजाऊ भूमि में परिवर्तित होती जाती है। वर्मी कंपोस्ट यूनिट के लिए हमारे अनुसूचित जाति के कृषक भाइयों के लिए 5 वर्मी कंपोस्ट यूनिट्स पर अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा HDPE वर्मी बेड्स, यह भी केंचुआ विधि से केंचुए की खाद तैयार करने के लिए बेड्स हैं, जिसे किसान अपनी सहूलियत के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। इसके लिए 20 हेक्टेयर सामान्य कृषकों के लिए और 20 हेक्टेयर हमारे अनुसूचित कृषक भाइयों के लिए निर्धारित किया गया है। हनी बी कॉलोनीज, उसके लिए भी सामान्य कृषकों के लिए 100 बक्सों का और अनुसूचित जाति के कृषकों के लिए 300 बक्सों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कुछ कृषि यंत्र जैसे कि नैपसेक स्प्रेयर, इसके लिए भी सरकार द्वारा विशेष कर जो है छूट प्रदान की जाती है, जिसमें 8 अनुसूचित जाति के कृषकों के लिए नैपसेक स्प्रेयर्स निर्धारित किए गए हैं। हम बात करें कि हमारे उत्पाद सही ढंग से प्रसंस्करण न होने के कारण किसानों के खेतों में ही नष्ट हो जाते हैं। यही वजह है कि उत्पादों का गुणवत्ता पूर्वक उसका इस्तेमाल करने के लिए और उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए इस उत्पादों की इकाइयों को लगाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें जनपद बरेली को एक नई प्रिजर्वेशन यूनिट लगाने का अनुदान के लिए लक्ष्य प्राप्त हुआ है। उद्यान विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पाने के लिए कृषक भाई क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं से संपर्क स्थापित करके अथवा कार्यालय में अपना फॉर्म जमा करके लाभ पा सकते हैं। इसके लिए यह ज़रूरी होगा कि कृषक भाइयों के नाम अपनी ज़मीन हो व उनके पास सिंचाई का साधन उपलब्ध हो। कार्यालय में फॉर्म जमा करने के उपरांत उनको लाभ दिया जाता है। लाभ देने का जो प्रिंसिपल है वह प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर किया जाता है, क्योंकि लक्ष्य लिमिटेड होते हैं, इसलिए जो कृषक भाई पहले संपर्क करते हैं उनको पहले लाभ दिया जाता है। लाभ देने के लिए जैसे हम बात करें फूलों की खेती में किस प्रकार लाभ दिया जाता है, तो मुख्य रूप से अगर हम ग्लैडलेस की बात करें तो कृषक भाइयों को उतना बल्ब उपलब्ध कराया जाता है। बाकी जो सब्सिडी के अलावा जो बल्ब होता है वो कृषक भाइयों को स्वयं अपनी तरफ से लगाना होता है। गेंदे बीज की बात करें तो कृषक भाइयों को गेंदे का बीज भी उपलब्ध कराया जाता है। प्रति हेक्टेयर हम गेंदे के बीज को मार्केट रेट के आधार पर और अपनी सब्सिडी लिमिट के आधार पर ही उपलब्ध कराते हैं। अगर बाजार भाव ज़्यादा है तो बीज कम उपलब्ध कराया जाता है, बाजार भाव अगर कम है तो बीज की मात्रा बढ़ भी जाती है। इसके अलावा सब्जी बीजों की बात करें तो सब्जी के बीज निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें पत्ता गोभी, मिर्च, टमाटर, प्याज, लहसुन, हल्दी, इन सभी के निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। और मिर्च 200 से 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपलब्ध कराई जाती है। लहसुन NHRDF के द्वारा अच्छी उत्तम गुणवत्ता का उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा कृषक भाइयों को जीर्णोद्वार का भी फायदा होता है, जिससे कि वह अपने अनुत्पादक बागों को उत्पादक बागों में परिवर्तित कर सकते हैं और पुनः जो बाग जीर्ण शीर्ण दशा में हो गए हैं उनसे उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए भी हमारे जनपद को 10 हेक्टेयर का लक्ष्य सामान्य कृषक भाइयों के लिए आवंटित किया गया है। पौधों की बात करें तो हमारे उद्यान विभाग की तरफ से नर्सरियां संचालित होती हैं, जिसमें गुणवत्ता युक्त पौधों का उत्पादन किया जाता है। कृषक भाइयों को 110 पौधे आम के प्रति हेक्टेयर की दर से अपनी नर्सरियों से उपलब्ध कराए जाते हैं। वहीं अमरूद L49 और इलाहाबादी सफ़ेदा भी नर्सरियों से उपलब्ध कराया जाता है, जिससे लगाकर किसान भाई अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। कृषक भाई यह विशेषकर ध्यान दें
कि संरक्षित खेती आज के युग की खेती है, क्योंकि इससे हम बेमौसमी सब्जी और फूलों का उत्पादन करते हैं, जिससे किसान भाइयों को बाजार में अच्छा मूल्य प्राप्त होता है। इसके लिए कृषक भाई आवेदन करते हैं और उनके फार्म निदेशालय स्तर पर स्वीकृत किए जाते हैं और निदेशालय द्वारा नामित संस्थाओं के द्वारा ही उनको निर्मित कराया जाता है, जिसमें 35% सब्सिडी और 40% छोटे सीमांत कृषकों के लिए भी उपलब्ध कराई जाती है। और यह जो अनुदान होता है सीधे लाभार्थियों के खाते में उनके ग्रीन हाउस या पॉली हाउस पूर्ण होने के उपरांत उनके खातों में ट्रांसफर हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों को बेहद पसंद आया होगा, उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं और हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस भी नोट कर लीजिए annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बटन मशरूम उत्पादन के लिए कम लागत में फसल कक्ष तैयारी पर एक किसान का अनुभव। आम के बाग में संतुलित उर्वरक प्रबंधन पर जानकारी। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे इसी वक्त मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।